नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक होगा, जो पीछे आप कल पढ़ चुके हैं, उसी का ये दूसरा भाग होगा। और टॉपिक का नाम है प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक वनस्पतियाँ और उनसे संबंधित जो आपके जैसे राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको जैव मंडल क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया है, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कल हम लोगों ने पढ़ा है जो वनस्पतियों के प्रकार हैं। लास्ट में मैंने ये चर्चा की थी कि जो आपकी मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं या फिर दलदली जो वनस्पतियाँ होती हैं, जिन्हें हम लोग ज्वारीय वनस्पतियाँ कहते हैं, तो इनके संरक्षण के लिए एक क्या है, एक सम्मेलन हुआ है। और वो जो सम्मेलन हुआ है 2 फरवरी 1971 को हुआ है। ईरान में एक आपका शहर है रामसर सम्मेलन। तो वहीं से हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति भाग 2, और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रामसर सम्मेलन से। तो रामसर सम्मेलन जो है, ये जो है हुआ है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। जैसे आपको लिखा हुआ है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका संबंध आर्द्र भूमि संरक्षण से है। जो रामसर है ये आपके ईरान शहर में है। किस शहर में है? आपका ईरान शहर में आपका रामसर है। वहीं पे 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में क्या हुआ है, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जो है एक सम्मेलन हुआ है कि ताकि इसकी रक्षा की जाए। अब आप कहेंगे सर कि आर्द्र भूमि संरक्षण जैसे होती हैं, इनका संरक्षण क्यों किया जाए, यहाँ पे फैक्ट्री लगा दिया जाए? तो आपको पता होना चाहिए, ये चाहे जिस देश में हो, ये तटीय क्षेत्र में है, जैसे आपका उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है। अगर आर्द्र भूमि जो इनको हम क्या फैक्ट्री लगा देंगे, और यहाँ पे जो वनस्पतियाँ होती हैं, मैंग्रोव वनस्पतियाँ, सुंदरी वृक्ष हैं और जो ज्वारीय वन वगैरह होते हैं, ये सब रक्षा करते हैं समुद्र से जो आपका चक्रवात उठता है। अगर ये ना हो तो चक्रवात का प्रभाव जो है भारत के अंदर जो है काफ़ी दूर तक जा सकता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत में जो सर्वाधिक जो है प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाला राज्य क्या है? आपका उड़ीसा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दिन प्रतिदिन जो है क्या है, मैंग्रोव वनस्पतियों का ह्रास हुआ है, उनकी कटाई हुई है। अब सरकार उसके लिए क्या है, सावधान हो गई है, वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पतियाँ लगा रही है। जैसे हम कहते हैं कोई भी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठता है, वो जब शहर की ओर आएगा, उड़ीसा की ओर, फिर छत्तीसगढ़, फिर यूपी में आएगा, तो आ सकता है अधिक मात्रा में। कब? जब वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो इसलिए इनके संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को किया गया है। और यहाँ पे 1982 जो लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि 1982 में इस संगठन में, इस सम्मेलन में भारत शामिल हुआ। तो आपको याद रखना, भारत कब शामिल हुआ है? 1982 में शामिल हुआ है। और 2 फरवरी 1971 को क्या है, ये सम्मेलन हुआ था, और भारत जो शामिल हुआ है 1982 में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, 2 फरवरी 1997 से क्या बनेगा कि 2 फरवरी 1997 को पहली बार जो वेटलैंड डे, राष्ट्रीय भूमि जो है आर्द्र भूमि दिवस, क्या होगा? आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस। अगर आपसे पूछे कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया है? 1997 को मनाया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और जैसे हम कहें वर्तमान समय में रामसर जो साइट्स हैं, कितनी साइट्स हैं भारत में? कितने हैं आपके? तो आपको याद रखना 49 साइट्स हैं। कितनी हैं? 49 साइट्स हैं। इनको भी आप क्या है, अध्ययन कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अभी यहीं से हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के जवाब देना है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो भारत में वनों को जो वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला आपका संरक्षित वन है, दूसरा आपका राष्ट्रीय वन है, और तीसरा आपका ग्राम वन है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और फार्म वानिकी जो है, इसी के तहत जो है वन विभाग किसानों को निःशुल्क जो पौधे दिलवाता है। क्वेश्चन आएगा कि वन विभाग के द्वारा किसके तहत किसानों को निःशुल्क जो पेड़ होते हैं उनके पौधे दिए जाते हैं? तो फार्म वानिकी के तहत। किसके तहत? फार्म वानिकी के तहत। अगर आपसे ये कहें कि जो राष्ट्रीय वन नीति है, तो राष्ट्रीय वन नीति भी हम अलग से इसको पढ़ा देंगे, उसको हम क्या महत्वपूर्ण लेक्चर में रखेंगे उसको। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है, 2021 में जारी हुई है।
ये 17वीं आपकी राष्ट्रीय वन नीति है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर देखेंगे तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एक आपका जो है 24.71 हो जाएगा, ये 2.91 हो जाएगा, 24 नहीं होगा, ये आपका 21, और फिर टोटल आपका हो जाएगा 24.62 हो जाएगा। तो जैसे हम देखेंगे 21.71 क्या है, भारत में वनावरण कितना है, ये 21.71 है। और भारत में वृक्षावरण कितना है, 2.91 है। और अगर पूछे भारत में वन तथा वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका, वो आपका 24.62 है। जबकि जो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है, जो कितना परसेंट होना चाहिए, 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए कि 33% होना चाहिए, और वर्तमान में कितना है, 24.62 है, जो कि अभी जो एक मानक रखा गया है उसमें कम है। बाकी इसकी हम चर्चा डिटेल में करेंगे, हो सकता है ये वाला वीडियो हम इस संडे को अपलोड कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैसे आपके राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, कोई पार्क होता है, कोई अभ्यारण्य होता है, तो कुछ ऐसे आपके होते हैं राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, तो उनको क्या है, जैव मंडल क्षेत्र आरक्षित कर दिया जाता है। जैव मंडल का मतलब ये होता है कि उसका जो मेन बिंदु होगा, केंद्र है, तो केंद्र में आम नागरिकों की जाने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। और भारत में वर्तमान समय में इनकी संख्या अभी तक 18 है, और 18 है तो 18 में हम देखेंगे कि 18 में 10 को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है कि भारत में वर्तमान समय में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, 18 हैं। और यूनेस्को के द्वारा इसमें किससे क्या है, यूनेस्को की श्रेणी में कितने आ गए हैं, तो 10 आ गए, अभी 8 नहीं आए हैं, तो धीरे धीरे वो भी आपके आ सकते हैं। अब देखेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज़ है, तो जैसे ये आपका केंद्र हो, ये कोर क्षेत्र हो गया, और इसके बाहर का क्षेत्र ये आपका कोर हो गया। क्या हो गया, आपका कोर हो गया है। और ये आपका है बफर हो गया है, और ये आपका हो गया संक्रमण क्षेत्र। क्या होगा आपका, संक्रमण क्षेत्र। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो जैव मंडल क्षेत्र होते हैं, जो इसका केंद्र का हिस्सा क्या कहलाता है, कोर, और कोर के बाहर का हिस्सा वो आपका बफर कहलाता है, बफर। और सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है संक्रमण। क्या होगा आपका, संक्रमण। तो सबसे अंदर का कोर होगा, फिर उससे बाहर बफर होगा, सबसे बाहर का क्या होगा, ये संक्रमण होगा। क्या होगा, संक्रमण होगा। आगे हम देखेंगे, यहाँ हमने बता दिया कि जैव मंडल जो क्षेत्र हैं कितने हैं, 18 हैं, और 18 में 10 को यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, और यूनेस्को के द्वारा एक कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग में जो मैंने 10 लिखे हैं, तो 1 से 10 तक के हैं आपके ये जैव मंडल क्षेत्र हैं, और उसके बाद 11 से 18 तक वो भी हैं, टोटल 18 लिख दिया है। लेकिन 1 से 10 तक जो है आपके ये जैव मंडल क्षेत्र तो हैं, लेकिन यही जो है यूनेस्को की श्रेणी में शामिल हैं। तो इसलिए हमने जिसमें डबल लगा है, जैसे 1986 है, फिर 2000 है। तो कहने का मतलब है नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं, 1986 में क्या है, ये जैव मंडल क्षेत्र आरक्षित किया गया है, और यूनेस्को की श्रेणी में इसे कब शामिल किया गया है, 2000 में शामिल किया गया। कब, 2000 में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र, इसे भारत ने क्या किया, 1986 में जैव मंडल क्षेत्र आरक्षित किया गया है, और यूनेस्को की श्रेणी में इसे कब शामिल किया गया है, तो 2000 में। आप कहेंगे सर इसमें जो है क्या कहते हैं कि ये कितने राज्यों में फैला हुआ है इसका क्षेत्र, तो आपको याद रखना केरल है, तमिलनाडु है, और कर्नाटक। तो 3 राज्यों में इसका जो क्षेत्रफल फैला हुआ है, तो आपको याद रखना केरल है, तमिलनाडु है, और कर्नाटक है। क्या है आपका, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन 3 राज्यों में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। कौन सा, नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र। और इसे जैव मंडल क्षेत्र कब घोषित किया गया है, 1986 में। यूनेस्को में कब इसके शामिल किया गया है, 2000 में। फिर दूसरा हम देखेंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो इसे 1988 में घोषित किया गया है। किस राज्य में है, उत्तराखंड में है।
किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। सन क्या है? 1988 है। अब यूनेस्को की श्रेणी में कब शामिल किया गया है? 2004 में। यूनेस्को की श्रेणी में 2004 में इसे क्या है? शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका नोकरेक। नोकरेक आप लोग जानते ही हैं, ये मेघालय में एक पहाड़ी का नाम भी है। तो वहीं पे क्या बायोस्फीयर है, नोकरेक बायोस्फीयर। इसे जैवमंडल क्षेत्र कब घोषित किया गया? 1988 में। और यूनेस्को की श्रेणी में कब शामिल किया गया है? 2009 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी जो है ये 1989 में इसे जैवमंडल क्षेत्र आरक्षित किया गया है, जबकि यूनेस्को में 2009 में इसे शामिल किया गया है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। और सुंदरवन तो सभी बच्चे जानते हैं कि सुंदरवन का डेल्टा जो है इसे जैवमंडल क्षेत्र जो घोषित किया गया 1989 में, जबकि यूनेस्को ने कब अपने यहाँ शामिल किया है? 2001 में। राज्य कौन सा है? सबको पता है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। लास्ट है आपका सिमलीपाल। इसे 1994 में जैवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है। और यूनेस्को ने कब इसे घोषित किया है? 2009 में। 4 से 9। और ओडी फॉर उड़ीसा, किस राज्य में है? सिमलीपाल जो है उड़ीसा में। नंदनकानन भी कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में। भीतरकनिका कहाँ है? और भी है, तो नंदनकानन है, सिमलीपाल है, भीतरकनिका है, ये सब आपके कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और लेकिन हम यहाँ चर्चा किसकी कर रहे हैं? जो 18 आपके भारत सरकार के द्वारा जैवमंडल क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं, केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे। बाकी जितने भी और आपके अभ्यारण्य होंगे, इसके बाद हम क्या उनको हम लिख के आपको बता देंगे। आगे देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ये आपको पता होना चाहिए। जैवमंडल क्षेत्र इसे कब घोषित किया गया है? 1999 में घोषित किया गया है। जबकि यूनेस्को की श्रेणी में कब शामिल किया गया है? 2009 में शामिल किया गया है। तो ये बिंदु आपको अच्छे से याद रखना है। आगे हम देखेंगे अचान कमान अमरकंटक, ये भी बायोस्फीयर है। अचान कमान अमरकंटक बायोस्फीयर, इसे कब घोषित किया गया है जैवमंडल? तो जैवमंडल क्षेत्र 2005 में घोषित किया गया है। और यूनेस्को की श्रेणी में 2012 में शामिल हुआ है। इसका जो एरिया है किस राज्य में आता है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश है। और छत्तीसगढ़ में इसका एरिया आता है। आपको पता होना चाहिए कि अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक आपकी नर्मदा नदी निकलती है, एक आपकी सोन नदी निकलती है। तो नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? ये अमरकंटक से निकलती हैं। आगे हम देखेंगे अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, इसे जो है जैवमंडल क्षेत्र 2001 में घोषित किया गया है, जबकि यूनेस्को की श्रेणी में 2016 में इसे शामिल किया गया है। अब इसका एरिया कहाँ कहाँ आता है? के से केरल हो जाएगा और टीएन से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो इन 2 राज्यों में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेट निकोबार, है ना। ग्रेट निकोबार, इसे 1989 में जैवमंडल क्षेत्र आरक्षित किया गया है, जबकि यूनेस्को की श्रेणी में इसे 2013 में शामिल किया गया है। और ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। अब ये 10 हो गए हैं, 1 से 10 तक जितने हैं जैवमंडल क्षेत्र का आरक्षित जब किया गया वो वर्ष है। और यूनेस्को की श्रेणी में इसे क्या कहते हैं, कब शामिल किया गया है, वो भी इसमें ईयर लिखा हुआ है। लेकिन आपके पेपर में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, ये याद रखना है। और जो है किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा मेरे अनुसार राज्य का नाम ही पूछा जाता है कि ये जो जैवमंडल क्षेत्र है ये किस राज्य में है। मानस सबको पता है, इसे 1989 में घोषित किया गया है। और ये कहाँ पे है? असम। तो मानस है, काजीरंगा वगैरह है, ये आपके कहाँ पे है? ये असम है। लेकिन मानस को ही केवल क्या है? जैवमंडल क्षेत्र क्या है? घोषित किया गया है। कब? 1989 में। अब दिहांग दिबांग तो आप जानते ही होंगे, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और इसका जो एरिया है तो ये 1998 में जैवमंडल क्षेत्र आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है आपका कच्छ का रण। तो कच्छ के रण को 2008 में
इसे क्या है, जैव मंडल क्षेत्र आरक्षित किया गया है। और कच्छ का रण सबको पता है गुजरात में है, और गुजरात में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। क्वेश्चन आएगा कि आर्द्र भूमि मिट्टी का जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट है ना, तो इसे जैव मंडल क्षेत्र जो घोषित किया गया है 2009 में, और ये किस राज्य में है आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका कंचनजंगा, इसे 2009 में घोषित किया गया है, ये भी पता होना चाहिए। ईसाई में सिक्किम में है, कहाँ पे है, सिक्किम में है, और इसी के नाम से भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कंचनजंगा है। क्या है आपकी, कंचनजंगा। आगे है आपका डिब्रू सैखोवा, क्या है आपका, डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ये से 1997 में जैवमंडल क्षेत्र आरक्षित किया गया है। किस राज्य में है, असम में है। फिर आपका सेचालम है ना, सेचाचलम हो जाएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। 2010 में इसे क्या है, घोषित किया गया है। लास्ट है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, क्या है आपका, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है, और इसे क्या है 2011 में क्या है, इसे जैव मंडल क्षेत्र क्या है, घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं ये 18 हो गए। 18 में से 10 को यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया है, 8 अभी तक शामिल नहीं हैं, तो भविष्य में वो भी क्या है, यूनेस्को की श्रेणी में शामिल हो सकती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रमुख जो आपके अनुसंधान है या फिर संस्थान है उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला आपको बहुत पूछा जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है देहरादून में। फिर से सुनिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, देहरादून में है। दूसरा है आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, भोपाल में। कहाँ पे है, भोपाल में है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, भोपाल में है। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। तीसरा है आपका मुख्यालय राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, देहरादून में। फिर से देखिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ये देहरादून में है। नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में। अगर यहाँ पे हम सभी की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट ये है जो आपके पेपर में छपेगा, और दूसरा आपका ये है आपका, ये 2 पॉइंट आप बिल्कुल ना भूलिएगा, देहरादून वाला और भोपाल वाला। और नेक्स्ट है आपका उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान, ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक जो वनस्पति हो गए हैं, ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अच्छे से देखिएगा, और थोड़ा आप ऐसे देखिए, आप कोई वीडियो देखते हैं, वीडियो को कम से 1 या 2 बार देखिए, और देखने के बाद इसका जो स्क्रीनशॉट लीजिए, और केवल स्क्रीनशॉट जो शब्द लिखे हुए इसको केवल 2-4 बार आंखों से देखते रहें, आंख बंद करके इसके बारे में सोचिए, तो आपको ये लगेगा कि ये चीज़ें आपको बहुत ही आसान, अभी आपको कठिन लग रहा है, लेकिन 2 बार वीडियो देखने के बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। और लेने के बाद जो है क्या है, इसको आप देखते रहिए, 2-4 बार देखिए, बड़े आराम से ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगर नहीं भी याद होती हैं, पेपर में आप बैठेंगे तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, है ना। और अगर वीडियो क्वालिटी, जैसे आप लोग देखते हैं कभी कभी नेटवर्क ख़राब होने की वजह से वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो आती है, तो आप उस वीडियो क्वालिटी में जाके 360 या 480 पे लगा के अच्छे से देख सकते हैं, क्वालिटी इसकी और अच्छी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए, रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और आज का जो क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, इसी से होगा। अभी मैंने बताया था कि जो रामसर साइट्स हैं तो वर्तमान समय में कितनी है, 49 है। कितनी है, 49 है। आपको ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जो आपका 48वें नंबर का और 49वें नंबर का है, तो ये कौन सी रामसर साइट्स में शामिल की गई हैं, इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा, ये करंट का भी बनेगा। अभी हाल ही में
भारत के 2 ऐसे कौन से स्थान हैं जिन्हें रामसर साइट्स में शामिल किया गया है और अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 49 हो गई हैं। ये दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ती रहेंगी, है ना? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।